हाँ, अच्छा, ओके, जस्ट डू वन थिंग, कोई तो लाइव ज्वाइन कर लो एटलीस्ट। हाँ, वो लाइव ज्वाइन कर लो बस। नोट्स ले लिए यहाँ से? ओके। ACIPL में अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। ये चैप्टर अपना फॉरेन लॉज से रिलेटेड है। तो आज आपको ऐसा काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि अपन के लिए फॉरेन लॉज वेरिएबल है या नहीं। फॉरेन लॉज एकदम नया कॉन्सेप्ट है अपने लिए, तो इसको जितना मल्टीपल रीड्स दोगे ना, सेम जैसे CMSL के ICDR और वाले चैप्टर, वे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो फॉरेन लॉज में ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? बोरोइंग, आपने किसी से कुछ उधार लिया, उधार, दैट इज नोन एज बोरोइंग। कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब अपने बिजनेस के रिलेटेड उधार लिया, कुछ ट्रेड के रिलेटेड उधार लिया, दैट इज कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कब आएगा? जब हम इंडिया से नहीं, बाहर वाले लोगों से अपने बिजनेस के लिए कुछ रुपए उधार ले रहे हैं या कुछ भी अमाउंट उधार ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, अगर आज आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप रुपए के अमाउंट में पैसे लाओ, रुपीस में लाओ, या फिर कोई भी और फॉरेन करेंसी, मान लो डॉलर्स में पैसे लाओ। तो आप कौन सी करेंसी में पैसे लाना प्रेफर करोगे? अपने रीजन भी देना साथ में। रीजन? अपने को तो सी, अगर तो मान, हाँ लेकिन मान लो अगर रीपेमेंट का टाइम आया अपना, और तब तक अपना क्या हो रहा है कि डॉलर्स बढ़ ही रहा है, अगर आप $1000 लाए मान लो, सी, आप बाहर से अगर मान लो $1000 लेके आए, तो वो $1000 आप रुपीस, मतलब आप उनको रुपीस में आपको पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, उनको डॉलर्स में ही पेमेंट करना पड़ेगा। अभी सपोज $1000 लेके आए, $1 के कितना अमाउंट चल रहा है अभी अराउंड, मान लो 80 रुपीज, कितना
89, अपन 90 मान लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो आपको जब आपको वापस पे करना पड़ेगा तो आपको वापस $1000 पे करना पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम हमारा जो रुपीस है वो डॉलर्स के बदले में और वीक हो जाए, तो डॉलर्स उस टाइम मान लो 95 हो जाए एक रुपए के हिसाब से। तो अपने को तो जब पे करना है डॉलर में, तो हमारे पास डॉलर्स तो होंगे नहीं उस टाइम। हम रुपए देंगे, इंडियन बैंक से कन्वर्ट कराएंगे, डॉलर्स लेंगे, फिर उनको डॉलर में पे करेंगे। महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आज हम उधार लेके आ रहे हैं डॉलर्स में, $1000 उधार अपन लेके आए, तो ये $1000 90 रुपीज के हिसाब से कितने रुपए अपन लेके आए हैं? 90,000 रुपीज आज उधार लेके आए अपने। अब यही अगर मान लो रीपे करना है और उस टाइम डॉलर्स का प्राइस ₹100 हो गया, तो पे कितना कर रहे हो आप? 1 लाख कर रहे हो ना। तो वहां पे तो ये प्रॉब्लम आई या नहीं आई? नेक्स्ट प्रॉब्लम कि आप हो सकता है, क्योंकि रिसेंट टाइम में अपन क्या देख रहे हैं कि अब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और अपना रुपीस है वो डॉलर के मुकाबले इतना स्ट्रांग नहीं है, तो धीरे धीरे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसलिए हमारे रुपीस की वैल्यू घट रही है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, हो सकता है रुपीस में, अब ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे एक और ये ड्रॉबैक है। अब आप और किस टाइप में करेंसी लेके आ सकते हो रुपीस में? अब बोल रहे हो कि आप बाहर जाके लोन लेके आओगे रुपीस में, तो जब आप बाहर जाके रुपीस में लोन लेके आओगे तो बाहर वाले लोग भी तो इतने फालतू नहीं बैठे ना, कि आप अगर 40 लाख का लोन लेके आ रहे हो, तो आज उन्होंने आपको 40 लाख का लोन लिया, उनके डॉलर्स की तो वैल्यू एप्रिशिएट हो ही रही है। तो जब आप रीपे करने जाओगे, मान लो आपका रुपीस वीकर है उस टाइम पे, तो उनको लॉस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वो प्रॉफिट का लॉस। उनको कैसे प्रॉफिट होगा? सी, हम रुपीस में लोन लेके आए या 40 लाख रुपए लोन लेके आए, ठीक है, 40 लाख लोन, और यही हमें रीपे करना होगा, तो हमें कितना पे करना है? सेम 40 लाख में पे करना है। और इस टाइम डॉलर का अमाउंट 90 रुपीज था, और उस टाइम डॉलर हो गया $100 का, तो उनको लॉस हुआ या नहीं हुआ? उनको तो लॉस ही हुआ। एंड वो भी इतने बेवकूफ नहीं बैठे। जब आप लोग ये चीज समझ सकते हो, जो कि फॉरेन लॉस का फर्स्ट लेक्चर है, तो वो लोग तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन है, ये चीज समझेंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये नहीं देखते कि हमें डॉलर्स में लेके आना है, रुपीस में लेके आना है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वर्जन और नॉट। वो तो हम आगे प्रोविजन देखेंगे कि ये अगर डिफरेंस होता है तो लोग कैसे मैनेज करते हैं, लोग अपना रिस्क कैसे हेज करते हैं। हेजिंग का मतलब पता है? अपने रिस्क को मैनेज करना, चीजें डाइवर्सिफाई कर देना, दैट इज हेजिंग। तो हम आगे उस चैप्टर में यही सारी चीजें देखेंगे कि अगर ऐसा रिस्क हो रहा है तो यहाँ पे फॉरेन वालों को लॉस है, यहाँ पे हमें लॉस है, अगर हम डॉलर्स में लेके आए तो ये सारा रिस्क हम कैसे मैनेज करेंगे। मेन अगर हम रुपीज या डॉलर्स लेके आते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। हो सकता है कि आप जो पैसा लेके आ रहे हो वो इंडिया में ही यूज करो, तो इंडिया में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? रुपीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इंड यूज के हिसाब से भी पैसा देखते हो कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपको मान लो बाहर ही प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस टाइम आपको क्या चाहिए होगा? डॉलर्स ही चाहिए होंगे ऑब्वियसली। तो उस टाइम हम रेज करते टाइम ये भी सोचते हैं कि हमें वो पैसा आगे खर्च कहाँ पे करना है। अगर बाहर खर्च करना है तो हम डॉलर्स ही लेके आएंगे, तो बाहर ही डॉलर खर्च हो जाएगा। इंडिया में खर्च करना है तो वी कैन टेक रुपीज ऑल्सो। एंड फिर उसके लिए जब हम रुपीज या डॉलर्स कुछ भी लेके आ रहे हैं, जो बीच में डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है रीपेमेंट के टाइम, उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कि हम बाहर से बोरोइंग लेके आ रहे हैं, तो पहले तो कौन कौन से टाइप से लेके आ सकते हैं? दो रूट से। एक तो आईएनआर डिनोमिनेटेड, मतलब रुपीज में अमाउंट लेके आ सकते हैं। दूसरा डॉलर, डॉलर नहीं बोलेंगे, और भी कोई भी फॉरेन करेंसी जो कि फ्रीली कन्वर्टेबल है। तो सेकंड है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, तो उसमें लोन लेके आते हैं। तो सबकी टर्म्स और कंडीशन अलग होगी। हम कितने अमाउंट का लोन लेके आ सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन लेके आ सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए हम लोन यूज कर सकते हैं, ये सारा का सारा हमें पार्ट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में पढ़ना होगा। समझ आया चैप्टर का ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? कमिंग टू आवर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब यहाँ पे बोला हुआ है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये है क्या? कॉमर्शियल लोन जो आप अपने बिजनेस के लिए लेके आ रहे हो, इट इज अ कॉमर्शियल लोन रेज्ड बाय, कौन लेके आ रहा है? एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज। अच्छा, रेजिडेंट और सिटीजनशिप सेम होती है या अलग अलग होती है? अलग अलग होती है, कैसे? ऑथराइज्ड पर्सन है,
सी सिटीजनशिप आपको काइंड ऑफ बाय बर्थ मिलती है, या फिर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के ओरिजिन के हैं तो सिटीजनशिप मिलती है। रेजिडेंट क्या होता है, आप पिछले साल में 182 डेज रहे हो इंडिया में तो आप रेजिडेंट हो जाओगे। अभी आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ोगे कि हम रेजिडेंट कब कहलाते हैं, एनआरआई कब कहलाते हैं। अच्छा, एनआरआई रेजिडेंट होता है या नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि वो उसका फुल फॉर्म में क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट कौन से, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना कि पिछले साल में जो कि इंडिया में टोटल 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हुआ है उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे। भले ही साथ में रहा है, भले ही टुकड़ों टुकड़ों में रहा है, तो टोटल हम देखेंगे पिछले साल में उसने 182 डेज का स्टे इंडिया में किया है किसी भी पर्सन ने, तो उसको हम रेजिडेंट बोलेंगे। अब सारे के सारे रेजिडेंट बोरो कर सकते हैं क्या बाहर से? यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबल। आप रेजिडेंट हो सिर्फ और सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आप एलिजिबल भी होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की भी कुछ हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि कब आप ईसीबी बोरो कर सकते हो, जब आप एलिजिबल रेजिडेंट होगे तब आप बोरो कर सकते हो। आप ला कहां से रहे हो पैसे? फ्रॉम समवन हु इज नॉन रेजिडेंट, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि सारे के सारे रेजिडेंट ईसीबी नहीं लेके आ सकते। कौन से लेके आ सकते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल हैं वही लेके आ सकते हैं। और आप जिससे पैसे मांगने जा रहे हो सारे के सारे नॉन रेजिडेंट से आप पैसे नहीं लेके आ सकते। किससे लेके आ सकते हो? जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जिनको लॉ ने परमिट किया है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से बोरोइंग लेके आ सकते हो। एंड शुड कंफर्म टू डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर, जैसे मिनिमम मेच्योरिटी। अगर आप एसीबी लेके आ रहे हो तो आपको मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए आप वो लोन लेके आ सकते हो, मिनिमम मेच्योरिटी। परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूज, आप जब वो बोरोइंग करके आ रहे हो उसका आप पैसा कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो और कहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का मतलब क्या है, अगर आप बाहर से लोन लेके आ रहे हो तो उस लोन के लिए आप कितना खर्चा कर सकते हो। मान लो आप बाहर से लोन लेके आ रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें भी पे करनी पड़ेगी। तो आप बाहर से लोन लेके आ रहे हो, उस पर कितना कॉस्ट लग रहा है उसका मैक्स टू मैक्स भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कि आप लोन लेके आ रहे हो तो आप कुछ भी अमाउंट का लोन लेके आ रहे हो, हर साल उसके लोन का कुछ परसेंटेज कॉस्ट आप दे सकते हो। उससे ज्यादा अगर ऊपर हुआ तो हम आपको लोन लाने नहीं देंगे। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग का एक बार पॉइंट समझ आया कि आप लोन लेके आ रहे हो तो उस लोन के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो उसका भी हम सीलिंग लगाएंगे। उससे ज्यादा आप उस लोन लाने के लिए खर्चा नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीजें अब भी हमें आगे पढ़नी है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या हुई? कोई भी कॉमर्शियल लोन जो कि हमारा एलिजिबल रेजिडेंट इंडिविजुअल ले सकता है, किससे? एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी, एंड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कमिंग टू मेन थिंग कि हमें, अब हमने देखा था हम लोन लेके आ सकते हैं दो डिनोमिनेशन में। कौन कौन सा था? एक तो रुपीज में और दूसरा फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। वही बोला हुआ है, अलग अलग अभी हमें पैरामीटर्स देखते हैं। तो पैरामीटर्स में पहले, अगर आप लोन लेके आ रहे हो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में या फिर इंडियन रुपीज में, तो आपको इंडियन रुपीज के लिए ये वाले पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, फ्रीली कन्वर्टेबल के लिए दिस साइड ऑफ पैरामीटर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। पहला बोला है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबल एंटिटीज। कौन कौन से एलिजिबल बोरोवर्स हैं? जो हमने ऊपर देखा था ना एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज, अब हमें वो देखना है कौन कौन एलिजिबल है ईसीबी लाने के लिए। जहां एलिजिबल बोरोवर लिखा है इसका मतलब क्या है, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी लिखो, वन एंड सेम थिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज। अगर आप फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी ला रहे हो तो कौन कौन लेके आ सकता है फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी? पहले बोला है। अच्छा, अगर कोई भी बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए ज्यादा रिस्की क्या होगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या डेट इन्वेस्टमेंट? इक्विटी या डेट? आपने इक्विटी बोला, और बाकी आंसर्स? अगर कोई भी इंडिया के बाहर का पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडिया में अपने पैसे भेज रहा है, तो या तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा या फिर किसी को लोन देगा। तो उसके लिए ज्यादा रिस्की कौन सा हुआ? इक्विटी रिस्की हुआ, क्योंकि अगर डेट दे रहा है तो उसको फिक्स्ड परसेंटेज मिल रहा है, लेकिन इक्विटी में तो कुछ भी पता नहीं है कि बिजनेस कैसा चलेगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो
जहां आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको इक्विटी लाने के लिए अलाउ किया जा रहा है, तो आप उस केस में डेट तो ला ही सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, दैट इज ऑल द एंटिटी एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप एलिजिबल हो एफडीआई लाने के लिए तो आप ईसीबी ला सकते हो, क्योंकि रिस्की ज्यादा क्या था, एफडीआई था। अगर वही अलाउ कर दिया तो बोरोइंग तो आप लेके ही आ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सारी के सारी जो भी एंटिटीज है जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एलिजिबल थी, जो अपना इक्विटी में शेयर देने के लिए एलिजिबल थी, वो डेट भी ला सकती है ईसीबी के फॉर्म में। एंड आगे बोला है फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल। ऊपर क्या बोला, कोई भी एंटिटी जो एफडीआई लेके आ सकती है वो भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकती है, उसके अलावा ये भी एंटिटीज एलिजिबल है। तो लॉजिक लगा के बताओ ये एंटिटीज एफडीआई ला सकती थी या नहीं ला सकती थी। ऊपर बोला सारे की सारी एंटिटीज जो एफडीआई ला सकती है वो ईसीबी भी ला सकती है, फिर बोला कि ये सारी एंटिटीज भी ईसीबी ला सकती हैं, तो ये एफडीआई ला सकती थी क्या। अगर ये एफडीआई ला सकती तो ऊपर वाले पॉइंट में कवर्ड हो जाती ना, इनको अलग से क्यों लिखा। ये पॉइंट समझ आया। ऊपर क्या बोला, सारी की सारी एंटिटीज जो एफडीआई लेके आ सकती है वो ईसीबी भी ला सकती है, फिर बोल रहे हैं उनके अलावा ये सारी एंटिटीज भी ईसीबी ला सकती है, तो इनको एफडीआई के लिए अलाउड है या नहीं है। नहीं होगा। अगर अलाउड होता तो ऊपर वाले पॉइंट में ये एंटिटीज आ जाती। तो इन एंटिटीज को एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन क्या अलाउड है, ईसीबी अलाउड है। जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे नॉन परमिटेड एंटिटीज में आएगा कि इन चारों एंटिटीज को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना अलाउड नहीं है, लेकिन याद रखना इन चारों एंटिटीज को ईसीबी लाना अलाउड है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग लाना अलाउड है। अब कौन कौन सी एंटिटी, पहले में तो क्या, तो उसमें टैक्स का टैक्स में, हाँ वो आईएफएससी वाला चैप्टर है, सीएमएसएल का चैप्टर है। सीएमएसएल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर वाला चैप्टर है, वो लोन वाला चैप्टर नहीं। किसमें टॉपिक का चैप्टर नहीं, अब भी कोई एसईसी का चैप्टर नहीं आया, अपना आएगा। हाँ टॉपिक था भाई, एक्सटर्नल फाइनेंस उसमें ही था आईएफएससी में। उसमें तो यूनिट्स फॉरेन में सेल हो सकते थे ना, क्या यूनिट्स की बात कर। अच्छा उसमें बोरोइंग नहीं कर सकते, ऐसा डेट नहीं ले सकते, इक्विटी के फॉर्म में ले सकते हैं। नहीं किसमें, यहाँ पे क्या बोला कि एफडीआई नहीं ले सकते। हाँ मतलब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकते, लेकिन एक सॉरी फॉरेन, हाँ करेक्ट, आप ये सारी एंटिटीज को एफडीआई लाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये डेट लेके आ सकती हैं बाहर से, ये पॉइंट था। तो उसमें जो था ना कि इक्विटी भी ले रहे थे, मतलब एसईजेड की इक्विटी भी शेयर हो रही थी। हाँ एसईजेड की इक्विटी भी शेयर हो रही थी। हम्म, हाँ वो अलाउड है, लेकिन अब तो सर्टेन लिमिट अलाउड है। तो ये सारे लोग पूरा का पूरा एफडीआई लेके नहीं आ सकते, बट अप टू सर्टेन लिमिट ला सकते, लेकिन इन लोगों को ईसीबी लाना अलाउड है। तो अभी का सिर्फ अभी ये याद रखना कि कौन कौन ईसीबी ला सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी की। अगर आप फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो, तो अगर आपको एफडीआई लाना अलाउड था तो आपको ईसीबी लाना भी अलाउड होगा। उसके अलावा आप ये चारों लोग हो तो आपको ईसीबी लाना अलाउड होगा। पहला क्या बोला है, पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट क्या होता है, पोर्ट्स होते हैं ना, पोर्ट के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाती है, वो सारे के सारे हमारे सी पोर्ट्स को मैनेज करती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अडानी पोर्ट, अडानी की अथॉरिटी उसकी पोर्ट्स है, उसकी अथॉरिटी है, वो पूरा का पूरे उसके पोर्ट को मैनेज करती है। पोर्ट में अगर मान लो आप कोई पोर्ट ट्रस्ट हो और आप अपनी इक्विटी सेल आउट करने लग गए, तो बाहर के लोग आपकी कंपनी में स्टेक लेने लग जाएंगे, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कौन सा सामान जाएगा कौन सा सामान नहीं जाएगा। तो वहां पे हमारी कंट्री को प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, हो सकती है। इसीलिए पोर्ट ट्रस्ट को इक्विटी लाने से मना किया है, एफडीआई से मना किया है, लेकिन उनको ईसीबी लाना अलाउड है कि आप डेट लेके आओ, लेकिन इक्विटी लाना अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर दूसरी कंट्री के कोई भी इंडिविजुअल उस पोर्ट ट्रस्ट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, एफडीआई करने लगेंगे, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि वो पूरे के पूरे पोर्ट को ओन कर ले इक्विटी ले लेके, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है हमारी कंट्री के लिए। तो बोला है पोर्ट ट्रस्ट बाहर से एफडीआई लेके नहीं आ सकता, लेकिन ईसीबी लेके आ सकता है। लॉजिक समझ आया, श्योर।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज यूनिट इन सेस। अब जो सेज में यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, पूरा का पूरा हम एज अ फॉरेन टेरिटरी ही देखते हैं, उसमें इंडिया के लॉज नहीं लगते। अगर हम वहां से कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो इम्पोर्ट माना जाता है, वहां पे कोई भी चीज हम बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट माना जाता है। लेकिन सेस यूनिट क्या होता है, इंडिया की ही टेरिटरी पे बनाई जाती है यूनिट। तो वहां की कोई भी यूनिट है, कोई भी सेस यूनिट है, उनको एफडीआई लाना अलाउड नहीं है, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी लाना इतना ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन उनको अगर ईसीबी रेज करना है, बोरोइंग लेके आनी है बाहर से, तो आप बोरोइंग लेके आ सकते हो वहां से। नेक्स्ट पॉइंट बोला सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? ये सीएसीईटी वालों तुम लोगों ने तो पढ़ा है। सिडबी का फुल फॉर्म, इधर इधर इधर, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे जो एसएमईज है ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको लोन देता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इनको एडवांसेस और लोन देता है। तो अगर सिडबी को हमने बाहर से इक्विटी लाना अलाउ किया, तो हो सकता है ना, आज सिडबी इंडिया का है, कल अगर बाहर वाले लोग सिडबी में इन्वेस्ट करने लगे तो वो सिडबी फॉरेन कंट्री का बन जाएगा। तो ऐसे हम पूरा का पूरा बैंकिंग बिजनेस फॉरेन कंट्री के हाथ में नहीं दे सकते। तो बोला कि सिडबी को अगर पैसों की जरूरत है तो वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई नहीं लेके आएंगे। नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट सिडबी का अप्लाई होता है एग्जिम बैंक के साथ। एग्जिम का क्या मतलब है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। वही सेम का सेम कॉन्सेप्ट सिडबी का एग्जिम बैंक के साथ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कौन कौन से एलिजिबल बोरोवर हैं जो एफडीआई लेके आ सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप ईसीबी लेके आ सकते हैं, तो अगर आप एफडीआई लेके आ सकते हो तो ऑब्वियसली आप ईसीबी ला ही सकते हो। उसके साथ साथ चार और लोग हैं जो एफडीआई नहीं ला सकते बट ईसीबी ला सकते हैं। कौन कौन से? पोर्ट ट्रस्ट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम, सिडबी और फिर एक है अपना सेज, यूनिट इन सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये हमारा ईसीबी ला सकते हैं, लेकिन कौन सी करेंसी वाला? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, हम वो वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टाइम। ये कौन से डिनोमिनेशन में ला सकते हैं, दैट इज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ला सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है कि आप, अगर आपको रुपीज में बाहर से पैसे लाने हैं तो कौन कौन ला सकते हैं? तो सबसे इजी, ये सारे के सारे लोग जो कि हमारा फॉरेन वाले डिनोमिनेशन में ईसीबी ला सकते हैं, वो सारे के सारे लोग रुपीज में भी ईसीबी ला सकते हैं। पहला पॉइंट बोला, ऑल द एंटिटी एलिजिबल टू रेज द फॉरेन करेंसी ईसीबी। जो भी एंटिटी फॉरेन करेंसी की ईसीबी ला सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो रुपीज वाली ला ही सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे बोला। सेकेंड में बोला, हमारी रजिस्टर्ड एंटिटी इंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज। कोई भी एंटिटी है जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इंगेज्ड है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंसिंग मतलब दूसरों को पैसे देना, माइक्रो मतलब छोटे छोटे लेवल पे पैसे देना। अगर कोई भी एंटिटी माइक्रो फाइनेंसिंग कर रही है, वो भी ईसीबी ला सकती है। या फिर माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू नॉन प्रॉफिट कंपनी, या फिर आपका रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एनजीओ हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी हमारे बोरोवर जो कि हमारा फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी ला रहे हैं, वो इंडिया वाली ईसीबी ला सकते हैं, इंडियन करेंसी में भी बोरोइंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी हमारा एंटिटी माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इंगेज्ड है, भले वो ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड है, सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है, एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है, वो भी हमारा इंडियन रुपीज में ईसीबी ला सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ सारे? ओके। ये हमने क्या देखा था, एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटीज कौन कौन ईसीबी ला सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब हम एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करेंगे तो कौन से फॉर्म में बोरोइंग करेंगे, मतलब हम क्या लेंगे, डिबेंचर्स लेके आएंगे या क्या इश्यू करेंगे, उनको किस टाइप से लोन रेज करेंगे, दैट इज फॉर्म ऑफ ईसीबी। पहले हम देख रहे हैं एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में कौन कौन सी टाइप की ईसीबी हो सकती है। पहले आप बाहर से लोन लेके आ सकते हो पैसे, इंक्लूडिंग द बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट लोन्स,
नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग या फिक्स्ड रेट। आप लोन लेके आ सकते हो, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन भी लेके आ सकते हो बाहर से, और फ्लोटिंग रेट या फिक्स्ड रेट लोन लेके आ सकते हो। फ्लोटिंग क्या होता है? रेट अभी डिटरमाइन नहीं हुई, रेट बार बार चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू हमारा या उनके आरबीआई के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग। और फिक्स रेट मतलब अगर आप लोन लेके आ रहे हो, बोला 10% इंटरेस्ट आपको देना है, दैट इज फिक्स्ड रेट लोन। तो फर्स्ट आप लोन लेके आ सकते हो, फिक्स्ड रेट लोन लेके आ सकते हो, फ्लोटिंग रेट लोन। उसके अलावा आप बाहर नोट इशू कर सकते हो, बॉन्ड और डिबेंचर इशू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ना, बॉन्ड किसका पार्ट है? डिबेंचर का ही पार्ट है। डिबेंचर इंक्लूड बॉन्ड्स। तो ये सारे भी हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी आप इशू कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक चीज, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, इनको बाहर क्यों रखा गया? आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हो डिबेंचर और बॉन्ड वाले, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते जो कि फुल्ली और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है। हाँ, करेक्ट, वो इक्विटी हो जाएगा, वो बोरोइंग नहीं रहेगा फिर। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू कर दो और फ्यूचर में उनको इक्विटी स्टेक मिल जाए तो मतलब ही नहीं है ना। हमें तो बोरो करके लाना था, उनको स्टेक नहीं देना था। तो आप ऐसे ऐसे कोई भी कन्वर्टेबल चीज नहीं इशू कर सकते जो कि फुल्ली एंड कंपल्सरीली हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अगर मैं कुछ ऐसी चीज इशू कर रही हूँ जो कि पार्टली कन्वर्टेबल है और पार्टली नॉन कन्वर्टेबल है, कितने तक का ईसीबी लेके आ सकती हूँ? जो कि नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही ईसीबी माना जाएगा। अगर हमारा ऐसा है कि फुल्ली एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल, तब मैं ईसीबी ला सकती हूँ या नहीं उसको इशू करके? ला सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया है जो कि ऑप्शन पे या तो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके बेसिस में मैं ईसीबी ला सकती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू है जो फुल्ली और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, मतलब आज तो वो डेट है, बाकी जाके कंपल्सरी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं वैसा इंस्ट्रूमेंट इशू करके बोरोइंग नहीं कर सकती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बोरोइंग नहीं, इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है अपना, उनको ओनरशिप देना है, और वही यहाँ पे मना किया गया है। यही श्रीलंका के साथ यही हुआ था, ये नहीं कर पाए, वो इक्विटी देनी पड़ेगी। तो वही इसीलिए टेक ओवर कर सकते, ये रूल सब पे सब सेम ही होता है, सब पे सेम ही होंगे ना? सब पे सेम मतलब इंडिया में भी ऐसे ही बनाए, अदर कंट्रीज भी ऐसे ही रूल्स बनाते हैं। नहीं, ये हमारा इंडियन लॉ है, तो वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। ये पॉइंट समझ आया, अदर देन उसको क्यों हटाया गया है? अब यहाँ पे ऑप्शनली और पार्टली कन्वर्टेबल होता तो जितना पार्टली नॉन कन्वर्टेबल था उतने की ईसी भी ला सकते थे, और ऑप्शनली वाला भी अलाउड था, क्योंकि अभी श्योरिटी नहीं है कि वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोन लेके आ सकते हैं, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट, डिबेंचर और बॉन्ड लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लेके आ सकते, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते जो कि फुल्ली और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? हम अपने बिजनेस के लिए कुछ उधार लेके आ रहे हैं, दैट इज ट्रेड क्रेडिट। जनरली ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन आप ट्रेड क्रेडिट बोल के लॉन्गर टर्म के लिए पैसे लेके आ रहे हो तो हमें मजबूरी में उसको ईसीबी कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेड क्रेडिट बोल के पैसे ला रहे हो कि 3 इयर्स से ज्यादा के लिए पैसे ला रहे हो, तो आपको उसको ईसीबी में डालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 इयर्स सिर्फ और सिर्फ 3 क्यों बोला? 5 बोल सकते थे, 7 बोल सकते थे। जब हम आगे पढ़ेंगे मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी टाइम, कि आपका, अगर आप बाहर से लोन लेके आ रहे हो तो आपको कितने टाइम के लिए मिनिमम लोन लेके आना है, तो उसमें मिनिमम टाइम 3 ईयर बोला गया है। इसीलिए यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट का पॉइंट है कि अगर आप ट्रेड क्रेडिट लेके आ रहे हो तो वो क्रेडिट अगर 3 साल से ज्यादा के लिए ला रहे हो तब भी हम उसको एसीबी में कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ईसीबी का मेच्योरिटी टाइम क्या है? 3 इयर्स बोला गया है, इसीलिए। नेक्स्ट बोला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, एफसीसीबी, एफसीईबी। अब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में ये दोनों में ऑप्शन होता है। आपने बॉन्ड इशू किए, मान लो आपको पैसे लेके आने थे, आपने बाहर वाली कंट्री में बॉन्ड इशू किए, कौन सी करेंसी में? फॉरेन करेंसी में आपने बॉन्ड इशू किए, और वो बॉन्ड फ्यूचर में ऑप्शन के थ्रू कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आपने बॉन्ड इशू किए फॉरेन करेंसी में और वो फ्यूचर में एट द ऑप्शन कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर में, फुल कंपल्सरी कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं?
नहीं हो सकते कम, इसीलिए यहाँ पे आया करेक्ट। कंपलसरी कन्वर्ट होते तो उनको मना ही कर देते, ये दोनों ऑप्शनली कन्वर्टेबल है। मान लो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने बॉन्ड इशू किए और वो बॉन्ड एफसीसी भी है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो एक्स कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है तो आगे ऑप्शन है बॉन्ड होल्डर के पास कि स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो इस कंपनी के शेयर्स उसको मिल जाएंगे। तो उसको किस कंपनी के शेयर मिलेंगे? जिसने बॉन्ड इशू किए उसी कंपनी के शेयर मिलेंगे, एक्स कंपनी के शेयर मिलेंगे। लेकिन ऑप्शन है ये फुल्ली, ये कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जैसे ये एक्स कंपनी है, ये सेम बॉन्ड इशू कर रही है बाहर वाले लोग को, डिनोमिनेशन क्या है? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन है। और इसके पास भी ऑप्शन है कि ये बॉन्ड को एक्सचेंज करा के इक्विटी ले सकती है। लेकिन इक्विटी इसको इस बार एक्स कंपनी की नहीं मिलेगी, एक्स कंपनी के कोई एसोसिएट कंपनी की मिलेगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि टाटा स्टील है। अगर टाटा स्टील ने बाहर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए तो क्या होगा? जो फॉरेन होल्डर है उसके पास ऑप्शन है कि वो बॉन्ड को फ्यूचर में कन्वर्ट करा के किसके शेयर ले सकता है? टाटा स्टील के ही शेयर ले सकता है। वो क्या हो गया हमारा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। लेकिन मान लो आपको पता है टाटा ने एम 1 mg को एक्वायर किया था। 1 mg वो मेडिकल कंपनी है जो कि ये दवाइयां और डिलीवर करती है और टेस्टिंग भी करती है। दैट इज 1 mg को अक्वायर किया। अब मान लो आज 1 mg बाहर जाके बॉन्ड इशू कर रही है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो कोई भी पर्सन उस बॉन्ड में इंटरेस्टेड होगा या नहीं? कि बहुत छोटी कंपनी है, अभी तक टाटा ने मान लो उसको अक्वायर नहीं किया, बहुत छोटी कंपनी है। टाटा तो ऐसे डेली का डेली 1000 कंपनी अक्वायर कर सकता है, इतनी छोटी कंपनी है। तो उसके पास ना पावर नहीं होता बाहर जाके बॉन्ड रेस करने का। तो वो क्या कर सकते हैं? वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। वो क्या बोलेंगे कि आप अभी ये हमारा बॉन्ड ले लो, ये बॉन्ड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, लेकिन हमारे इक्विटी शेयर में नहीं, हमारी एसोसिएट कंपनी के इक्विटी शेयर में। मतलब ये 1 mg के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये टाटा कंपनी के कोई टाटा कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि टाटा ने 1 mg को अक्वायर कर लिया, दोनों एसोसिएट हो गए ना अभी। तो यहाँ पे ये हुआ कि ये हमारे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमारे एसोसिएट के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव है या नहीं है? क्वेश्चन समझ आया मेरा? सी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, आप बॉन्ड इशू कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर आपकी ही कंपनी के मिलेंगे। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में आप बॉन्ड इशू कर रहे हो, लेकिन जब कन्वर्जन का टाइम आएगा तो आपके इक्विटी शेयर नहीं मिलेंगे, आपके कोई भी एसोसिएट कंपनी के इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। तो उसको हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बोलते हैं। इंडिया में ये इतना कॉमन नहीं है। मान लो बताओ आज 1 mg बाहर पैसे लेके लेने जा रहा है और बोल रहा है आपको टाटा के शेयर्स मिलेंगे, तो सबसे पहले टाटा ही बोलेगा भाई बाहर से पैसे लाने की क्या जरूरत है? टाटा खुद ही इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस कॉर्पोरेशन है। तो ये एक्सचेंजेबल बॉन्ड इंडिया में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड इतने कॉमन है। पॉइंट समझ आया? दोनों का मतलब समझ आया? ऑप्शन है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे। दोनों में ऑप्शन है। अगर कंपल्सरी होता तो वो हम अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि वो बोरोइंग की कैटेगरी में ही नहीं आता फिर। तो दोनों में ऑप्शन है। अभी तक क्या क्या टाइप का परमिसिबल है? लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पे। फिर क्या है? डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया। लेकिन क्या नहीं आएगा? फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। उसके बाद हमने देखा ट्रेड क्रेडिट 3 इयर्स के बियॉन्ड का। उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल लीज। 2 टाइप की लीज होती है, मैंने एक बार होमवर्क भी दिया था। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस देख के आना। याद है होमवर्क क्या नहीं? हाँ, किया था। हाँ, उसमें ऐसा था कि फाइनेंस क्या था? फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। लीज में फाइनेंस के सामने वाले को इन द फॉर्म ऑफ पैसा या फिर इक्विटी हो गया, जो भी है इक्विटी लेके पैसा देना है उसमें फाइनेंस में पैसों के हिसाब से मदद करना। ऑपरेशन में ऐसा है कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर कोई उसको मशीनरी लीज पे देनी है, फिर फैक्ट्री या फिर लैंड लीज पे देनी है, वो एक। सी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज में बेसिक ये डिफरेंस नहीं होता। सपोज मान लो आपका कोई प्लांट है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को 5 साल के लिए मशीनरी चाहिए, तो आप उसको लीज पे लेके आ रहे हो और आपको
पता है कि उसके बाद मेरे को मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए चाहिए, तो वो होता है ऑपरेटिंग लीज। सामने वाला पर्सन आपको मशीनरी देता है, आप उसको पूरे के हर साल का रेंट दे देते हो, और एंड ऑफ 5 ईयर आप उसको मशीनरी वापस कर देते हो। ये हमारा ऑपरेटिंग लीज हो गया। इसी के बदले होता है फाइनेंशियल लीज। अब फाइनेंशियल लीज में आज आपको पता है आपको मशीनरी की जरूरत है, 5 साल तक पड़ेगी, फ्यूचर में भी पड़ेगी, लेकिन आपके पास अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मशीनरी में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करके पैसे ले आओ। तो वहां पे क्या होता है, जो लेसर कंपनी होती है वो अपना पूरा का पूरा मशीनरी आपको देती है, हर साल आप रेंट पे करते हो। एट द एंड ऑफ 5 ईयर आप आप आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस मशीनरी के ओनर बन सको। ये होता है हमारा फाइनेंशियल लीज। समझ आया पॉइंट? ऑपरेटिंग में क्या हो रहा है, आप ओनर नहीं हो, आपको पता है वो चीज वापस करनी है, लेकिन फाइनेंशियल लीज में धीरे 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 आप रेंट पे कर रहे हो, तो आप बाद में लमसम अमाउंट जो भी बचा है उसको पे करके आप ओनर बन जाते हो। तो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, आप एज अ ओनर ही सारी चीजों को होल्ड कर रहे हो। फाइनेंशियल लीज जनरली हमारे प्लॉट ऑफ लैंड की होती है कि अगर आप लैंड तुरंत का तुरंत खरीद नहीं पा रहे हैं, तो 25-30 साल के लिए लीज में ले लो, धीरे धीरे पैसे पे कर दो, एट द एंड ऑफ द टाइम कुछ लमसम पैसा पे करके आप पूरा का पूरा ले सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जनरली हमारे फैक्ट्रीज की मशीनरी और की होती है कि हमें पता है इतने साल हमें यूज करना है, उससे आगे यूज नहीं करना, तो जो भी वेयर एंड टेयर का खर्चा है वो हम बेयर नहीं करेंगे, वो सामने वाले पर्सन पे ही है, रिस्क हमारा नहीं है, रिस्क सामने वाले पर्सन का है। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क में आप एट द एंड ओनर हो जाओगे ना, तो जितना भी रिस्क है वो धीरे धीरे आपका एज एन ओनर आपका ही रिस्क है, वैसा पॉइंट है। तो फाइनेंशियल लीज एक टाइप का काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन है, तो आप ईसीबी फाइनेंशियल लीज के थ्रू भी लेके आ सकते हो। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है अपने? अब नेक्स्ट में यही बोला है कि जो कि एफसीसीबी और एफसीईबी लेके आ रहे हो ना, वो उनके उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो मेन पॉइंट तो इतने ही है। कौन कौन से हैं? अगर आप बाहर से ईसीबी लेके आ रहे हो फॉरेन डिनोमिनेटेड में, तो आप वापस एक बार रिवाइज कराओ, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पे। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? बॉन्ड और डिबेंचर्स। थर्ड पॉइंट क्या था? बॉन्ड और डिबेंचर में क्या इंक्लूड नहीं होगा? फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद था ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। उसके बाद एफसीसीबी, एफसीईबी। उसके बाद क्या था? फाइनेंशियल लीज। इनके अकॉर्डिंग आप पैसे लेके आ सकते हो ईसीबी में। दैट इज हम फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी की बात करें। अब आईएनआर वाली ईसीबी आप कब लेके आ सकते हो? आधी से ज्यादा चीजें सेम है, डिफरेंट क्या है एक बार रीड करो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट को अंडरलाइन करना, बाकी इसमें चीजें सेम है। फॉरेन करेंसी बहुत मतलब इक्विटी का ऑप्शन आ रहा है कि आप तो एसोसिएट कंपनी है उसका एक्सचेंजेबल में आएगा इक्विटी का ऑप्शन एसोसिएट कंपनी का। एसोसिएट कंपनी का सी सॉरी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बोल मतलब उसमें आप बॉन्ड इशू कर रहे हो सामने वाली कंपनी को और बोल रहे हो कि आपके पास फ्यूचर में ऑप्शन है कि आप बॉन्ड कन्वर्ट करवा लो इक्विटी शेयर में, लेकिन हम हमारे इक्विटी शेयर नहीं, हम आपको हमारी एसोसिएट कंपनी के इक्विटी शेयर देंगे। ना ना, मेन कंपनी का नहीं मिलेगा, फिक्स्ड है। ये स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि आपको कौन सी एसोसिएट के मिलेंगे। ये रीड किया, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? करेक्ट। सी, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन फिक्स्ड और फ्लोटिंग, बॉन्ड डिबेंचर। एक और चीज है प्रेफरेंस शेयर, वहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आ रहे। सी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट होते हैं या नहीं? कहाँ होते हैं प्रेफरेंस शेयर के पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते, उनको खाली प्रेफरेंस होता है कि जब हम डिविडेंड पे करेंगे सबसे पहले आपको पे करेंगे, वाइंडिंग अप में हम जब पैसा पे करेंगे सबसे पहले आपको पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रेफरेंस होता है, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो अगर हम रुपीज में ईसीबी लेके आ रहे हैं तो हम सामने वाले को प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं तो चलेगा, हमारा कंट्रोल नहीं जा रहा ना उनके पास, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट ही नहीं होते, तो वो चलेगा। तो यहाँ पे एक अलग चीज आई, क्या? प्रेफरेंस शेयर। एंड नेक्स्ट क्या आया हमारा? हाँ, प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज। सी, एक और अपना कॉन्सेप्ट आएगा प्रोफेशनल्स में, एक आएगा मसाला बॉन्ड करके कॉन्सेप्ट।
ये इंडिया के ही बॉन्ड है। अब मसाला बॉन्ड में क्या है कि कोई भी बॉन्ड आप इश्यू कर रहे हो उसमें अलग अलग सिक्योरिटीज के फीचर है, हाइब्रिड बॉन्ड, डेट के भी फीचर है, फिक्स्ड इंटरेस्ट के भी फीचर है, फ्यूचर में इक्विटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो उस हाइब्रिड को इंडिया वालों ने नाम दिया क्या, मसाला बॉन्ड दिया। अब मसाला बॉन्ड खा के सबको मिर्ची तो लगी, तो इन्होंने क्या लाया, एक स्वीटनर लाया, दैट इज वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो यहाँ पे वनीला अगर नहीं लिखते ना तो भी मतलब इनका सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो इसको ऐसे रीड करो, प्लेन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ही है कि आप बाहर बॉन्ड इश्यू कर रहे हो कौन सी करेंसी में, रुपीज में इश्यू कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। तो यहाँ पे वनीला और बस उन्होंने खाली, इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा चलता है अलग अलग नाम देने के लिए, और कुछ नहीं है ये। तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड issued overseas, which can either be privately placed or listed on an exchange as per the country. आप वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड बाहर वाले लोगों को या तो प्राइवेट प्लेसमेंट में दे सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब लिस्ट नहीं किया आपने, अलग से उनको दे दिया वो बॉन्ड कि ये लो आपके बॉन्ड, आपके बॉन्ड, और आपने पैसे रेज कर लिए। या फिर आपने बॉन्ड वो उनके स्टॉक एक्सचेंज, होस्ट कंट्री कौन होता है, हम बात कर रहे हैं हमारी, हम बाहर से ईसीबी ला रहे हैं तो इंडिया हमारी होम कंट्री होगा, होम कंट्री। और जहां से ईसीबी ला रहे हैं वो क्या हो जाएगा, होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग या तो वो लिस्टेड है बॉन्ड तो चलेगा उनके स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर अगर वो नहीं लिस्टेड है तो भी चलेगा, दोनों बॉन्ड्स। तो अगर नहीं नहीं कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ लिस्टेड और अनलिस्टेड का यहाँ पे। तो प्रेफरेंस शेयर में भी और रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इसमें भी वही पॉइंट है कि अनलिस्टेड हो तो भी चलेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट अनलिस्टेड का ही होता है। लेकिन अगर वो लिस्टेड हो गए तो उनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अपन बोलते हैं, हमने आईसीडीआर में देखा ना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, तो वो लिस्टेड का होता है। अनलिस्टेड अगर आपको शेयर्स दे रहे हैं तो उनको प्राइवेट प्लेसमेंट ही बोलते हैं। तो अगर आपका रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है दोनों चलेगा अपने को। ये चीजें समझ आई, सेम का सेम डिक्टो है, बट डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट है, प्रेफरेंस शेयर है और दूसरा ये वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें नहीं है, कौन सी, एफसीसीबी एफसीईबी यहाँ पे नहीं है। एफसीसीबी और एफसीईबी क्यों नहीं है, रीजन, फॉरेन लॉज में जितना दिमाग ओपन करके बैठोगे ना उतना इजी होगा चीजें समझने के लिए। ये दोनों यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया, टेक योर टाइम एंड सोच के बताओ। फॉरेन करेंसी कंफर्टेबल है ऐसा। हाँ आप बोरो फॉरेन से कर रहे हो करेक्ट, लेकिन फॉरेन करेंसी वाले आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे फॉरेन करेंसी मिलेगी ना, और ये तो आईएनआर की बोरोइंग हो रही है, इसीलिए इन दोनों को नहीं रखा। समझ आया पॉइंट, अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती तो हम ये दोनों क्यों इश्यू करते, सॉरी अगर फॉरेन करेंसी चाहिए होती तो हम आईएनआर में क्यों आते, इससे तो हमें फॉरेन करेंसी मिल रही है। तो ये दोनों इसीलिए यहाँ पे नहीं रखे। दैट इज फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, यहाँ पे वो दोनों चीजें समझाई हुई है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होते हैं, एक्सचेंजेबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये रीड कर लेना, मैंने समझाया हुआ है। हाँ नेक्स्ट हमारा एलिजिबल बोरोवर हो गया, एंड हमारा ये भी हो गया था फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, इतना पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आप किससे पैसे लेके आ सकते हो। अभी हमने क्या देखा, कौन पैसे लेके आ सकता है, किस फॉर्म में पैसे लेके आ सकते हैं, लेकिन आप किससे पैसे लेके आ सकते हो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट वो देखने वाले हैं, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे दैट इज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, ईसीबी की डेफिनेशन क्या थी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आर द कॉमर्शियल लोन दैट इज रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज। तो वही पॉइंट्स है कि ये कौन कौन लोग हैं जो हमें लोन दे सकते हैं ईसीबी के फॉर्म में। पहला, द लेंडर शुड बी अ रेजिडेंट, जिससे आप पैसे लेके आ रहे हो वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट है जो कि एफएटीएफ को कंप्लाई कर रही है। एफएटीएफ क्या था, हमने पढ़ा था पीएमएलए में, एफएटीएफ
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद है? पीएमएलए में अपने पढ़ा था। एफएटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा का पूरा मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज, इन सारी की सारी चीजों से डील करती है। अगर आप जिससे पैसे लेके आ रहे हो वो ऐसी कंट्री का रेजिडेंट है जो एफएटीएफ के सारे प्रोविजन कंप्लाई कर रही है, तो हमें डर नहीं है, हम उस पर्सन से ईसीबी लेके आ सकते हैं। दैट इज रेजिडेंट ऑफ एफएटीएफ। और इसको आईओएससीओ, इसको क्या है, एक सिक्योरिटीज मार्केट की ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोई भी कंट्री के रेजिडेंट हो जो या तो एफएटीएफ कंप्लायंट है या इसको कंप्लायंट है, तो हम उस पर्सन से ईसीबी रेज करके आ सकते हैं। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, कंप्लायंट कंट्री। इन दोनों में से कोई भी रेगुलेशन का कंप्लाई कर रहा है वो कंट्री, तो उस कंट्री के रेजिडेंट से यू कैन रेज ईसीबी। इसलिए देने ताकि वो पता है कि पैसा जेन्युइन सोर्स से आया हुआ है और पैसा सही है कि अपन यूज कर सकते। हाँ, एफएटीएफ इसीलिए ले रहे हैं अपने, क्योंकि अगर एफएटीएफ जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। अगर उनकी कंट्री वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है और उनकी कंट्री ग्रीन लिस्ट में, एफएटीएफ में अलग अलग लिस्ट होती है, ग्रीन लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। अभी पाकिस्तान थोड़े दिनों पहले ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। तो एफएटीएफ अगर एफएटीएफ की कोई भी कंट्री रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है तो ऑब्वियसली कंट्रीज के लॉज बहुत अच्छे होंगे, बेनामी से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो हमें डर नहीं है, हम वहां से पैसे लेके आना आपको अलाउ करेंगे। सेकंड है, अगर एफएटीएफ से कंप्लाई नहीं करे लेकिन अगर कोई भी ऐसी कंट्री है जो ओवरऑल सिक्योरिटीज रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है, इसको के रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लाई करिए तो भी चलेगा। हाउएवर मतलब अगर आप ऐसी रेजिडेंट से लेके आ रहे हो जो ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जहां पे ये दोनों कंप्लाई नहीं हो रहे, तो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ लोगों से आप पैसे लेके आ सकते हैं। पहला बोला है मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीलेटरल? अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है और उसका प्रेजेंस अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में है तो हम उसको मल्टीलेटरल बोलेंगे। जैसे इंटरनेशनल बोलते हैं ना हम, कि एक नेशन में भी प्रेजेंस है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में भी प्रेजेंस है। तो अगर कोई भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट है या कोई भी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट का इंडिया एक मेंबर है, तो आप उस इंस्टीट्यूट से ईसीबी लेके आ सकते हो। हाउएवर, multilateral and regional financial institution where India is a member country will be considered as recognized lender। ये पॉइंट समझ आया कि कोई भी मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसका इंडिया मेंबर है, तो आप उस इंस्टीट्यूट से ईसीबी लेके आ सकते हो। हाँ, फिर चाहे उसने एफएटीएफ, फिर चाहे वो इंस्टीट्यूट ऐसी कंट्री में है जिसने एफएटीएफ और इसको कंप्लाई नहीं किया है तो भी चलेगा। पॉइंट हाउएवर में ही है ना। हाँ, ये सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के ही रेगुलेटेड है और इंडिया उसमें मेंबर सोच समझ के ही बना होगा। तो इंडिया अगर उसका मेंबर है तो हम उनसे पैसे लेके आ सकते हैं। फिर हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो कौन सी कंट्री में है और वो कंट्री एफएटीएफ और इसको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट आ रहा है इंडिविजुअल एज अ लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर अ फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और फॉर सब्सक्रिप्शन टू द बॉन्ड और डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड। आप इंडिविजुअल से, पहली बात है, ईसीबी लेके ही नहीं आ सकते, लेकिन इंडिविजुअल से ईसीबी कब लेके आ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस बताया गया है कि अगर इंडिविजुअल हमारी कंट्री के इक्विटी शेयर्स हैं उनको उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब सेम अगर कोई भी पर्सन हमारी कंट्री के इक्विटी शेयर बाहर वाला पर्सन होल्ड करके रख रहा है, मतलब सेबी ने उसकी अच्छे से चेकिंग की करके रखी होगी, तो अगर उसने हमारे इक्विटी शेयर होल्ड करके रखे हैं तो हम उससे उधार लेके आ सकते हैं। या फिर उसने हमारे इक्विटी शेयर होल्ड करके नहीं रखे, हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे और वो अब्रॉड में डिबेंचर इशू किए थे और वो डिबेंचर लिस्ट हो गए, उसने वो डिबेंचर भी होल्ड करके रखे हैं, तो भी हम उससे पैसा लेके आ सकते हैं। किसमें? नहीं, इसमें इक्विटी आने वाली बात नहीं है, आप बाहर से पैसा लेके आ रहे हो। हाँ, तो अगर कोई भी पर्सन, मान लो इंडिया है, अब इंडिया के कोई भी शेयर्स है,
अब इंडिया के शेयर्स डायरेक्टली कोई पर्सन नहीं ले सकता, अगर ले सकता है तो वो एफडीआई के थ्रू ले सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ले सकता है। और अगर एफडीआई के थ्रू नहीं आ रहा है तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था, क्या था, डिपॉजिटरी रिसीट वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये वो वाला पॉइंट है कि अगर कोई बाहर वाला पर्सन है, उसने इंडिया के शेयर होल्ड करके रखे हैं, मतलब वो एफडीआई के थ्रू लिए होंगे ना उसने शेयर, तो अगर उसने शेयर होल्ड करके रखे हैं तो हमें अगर उधार लेनी है तो हम उस पर्सन से जाके एसीबी के फॉर्म में उधार ले सकते हैं। अच्छा वैसा। हाँ वैसा पॉइंट है। या फिर उस पर्सन ने हमारे बॉन्ड या डिबेंचर होल्ड करके रखे, कोई भी इंडियन कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर, तो भी हम चाहें तो उससे जाके उधार लेके रख सकते हैं। ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट सी पॉइंट, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है। सी इज foreign branches or subsidiary of Indian bank are permitted as a recognized lender only for foreign currency ECB except FCCB and FCEB. सी, अब एक एग्जांपल लेते हैं, HDFC बैंक। ईसीबी, लोग बाहर से पैसे क्यों लाते होंगे? क्योंकि वहां की जो लेंडिंग रेट है वो बहुत कम है। जैसे अपना हाँ, जापान क्या बना रहा था इंडिया में? हाँ करेक्ट, बुलेट ट्रेन। मैं वो वही वर्ड भूल गई। सी, जब मोदी जी को बुलेट ट्रेन बनानी थी तो वो जापान के पास गए, क्योंकि उनको उनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन बनाने की। अब जापान ने बोला पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन का खर्चा 20 लाख करोड़ के फॉर्म में आएगा। मोदी जी बोल रहे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो जापान कह रहा है ठीक है, वेल एंड गुड, पैसे नहीं है तो आप उधार ले लो, हमसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के रूप में ले लो और उसमें इंटरेस्ट चुका लेना। मोदी जी बोल रहे नहीं, हमारे पास इंटरेस्ट के भी पैसे नहीं। उन्होंने बोला 10% इंटरेस्ट चुका रहे हैं, नहीं पैसे नहीं है। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होके इतना आया, 0.1%। अब सोच रहे हो इतना इंटरेस्ट रेट कम, 10,000 करोड़ का वो हमारे इंडिया में आके काम भी करेंगे, रॉ मटेरियल पूरा का सारा पैसा जापान का, फिर इंटरेस्ट भी हमें उनको कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ इतना देना है। तो हम कितना सस्ता बाहर से ईसीबी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर नो डाउट बाद में वो बुलेट ट्रेन वाला आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ पाया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ईसीबी बहुत सस्ता होता है, इतनी ज्यादा हायर रेट्स नहीं होती ईसीबी की। अब कमिंग टू आवर टॉपिक, अब मान लो एचडीएफसी बैंक है। अब एचडीएफसी बैंक के पास गए आप, आपको अगर उनसे पैसे लेने हैं तो आपको किस डिनोमिनेशन में उधार देंगे? रुपीज में देंगे। आप इनसे डॉलर्स में पैसे लेके नहीं आ सकते। अब मान लो आपको रुपीज में ही पैसे लेने हैं और आप एचडीएफसी बैंक, इंडिया की इंटरेस्ट रेट कितनी होती है लेंडिंग की? अराउंड पर्सनल लोन पे ज्यादा जाती है, अराउंड 15-16% जाती है अपने पर्सनल लोन पे। मान लो 16% आपको एचडीएफसी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर हमको पता चल रहा है कि ठीक है हमें रुपीज में ईसीबी चाहिए, हम बाहर वाली बैंक से भी तो ईसीबी लेके आ सकते हैं ना, क्योंकि बाहर वाले लोगों को भी ईसीबी लाना अलाउ किया है, आप बाहर से जाके ला सकते हो। तो आप मान लो एचडीएफसी की कोई ब्रांच है, ये यूएस में मान लो ब्रांच है। अब आप जाके यहां से बोलोगे कि हमें रुपीज में लोन चाहिए, तो ये अगर आपको 1 या 2% पे रुपीज पे लोन दे रहे हैं तो इस एचडीएफसी का घाटा हुआ या नहीं हुआ? रीजन बीइंग, यहाँ आप लोन लेने जाते हैं रुपीज में, तो इन्होंने कितना बोला था? 16%। अब आप बाहर अगर डॉलर में लोन देने जाते हैं तो एचडीएफसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप बाहर ही जाके रुपीज में लोन लेके आ रहे हो और एचडीएफसी को ही बता रहे हो देख मैं कितना सस्ता लोन लेके आया हूँ, तो मेरे को 16% में दे रहा था, मैं जाके 2-3% में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती, तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर जाके रुपीज में लोन लेके आ जाते कम इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा का सीधा यहाँ पे मना कर दिया कि आप इंडिया की जो भी इंडिया की जो भी ब्रांचेस है, जो भी फॉरेन में है, आप उससे रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी तो ला ही नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ उससे फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी ला सकते हो, एंड उसमें भी आप एफसीसीबी और एफसीईबी नहीं ला सकते, ये मना कर दिया। तो पहले क्या बोला? दैट इज फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक आर परमिटेड as recognized
लेंडर्स ओनली फॉर द फॉरेन करेंसी ईसीबी, लेकिन उसमें भी दो चीजों को मना कर दिया, एफसीसीबी और एफसीईबी को मना कर दिया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बोला है यहाँ पे, दैट इज, हाँ, फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल प्रूडेंट नॉर्म कैन पार्टिसिपेट एज एन अरेंजर, अंडरराइटर, मार्केट मेकर और ट्रेडर। अब अरेंजर और अंडरराइटर का मतलब सेम होता है, अंडरराइटर या अरेंजर इज वन एंड अ सेम थिंग। मार्केट मेकर सुबह हमने समझा था या नहीं, याद है या नहीं? मार्केट मेकर हमने एसएमई में देखा था कि लीड मैनेजर को एटलीस्ट 15% होल्ड करना पड़ेगा मार्केट मेकिंग के लिए, जो डिमांड और सप्लाई को मैनेज करता है। मान लो आप बाहर जाके बॉन्ड इशू कर रहे हो, और बॉन्ड कौन से? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अलाउड है या नहीं पहले ये बताओ। आप पैसा, ध्यान से सुनना, आप बाहर जा रहे हो, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर रहे हो, तो आप, हमने क्या देखा था? प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। आप बाहर जाके बॉन्ड इशू कर सकते हो या नहीं रुपीस के फॉर्म में? कि आपको करेंसी कैसे मिलेगी? रुपीस के फॉर्म में मिलेगी वहां से। तो आप रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर सकते हो, लेकिन हम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज को वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम फॉरेन ब्रांचेस को, हम आज हमें रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू करना है, हमको उनसे ईसीबी लेके आना है, तो हम ये बॉन्ड फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक को इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फॉरेन ब्रांचेस से तो हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में ईसीबी ले सकते हैं ना, तो उनसे रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, उनको ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। हमको इशू करना होता है तो हम रुपी बॉन्ड के हिसाब से इशू कर सकते हैं कि आप रुपीस में पे करो, हम बॉन्ड दे रहे हैं, ऐसा वो अलाउड है? नहीं 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 नहीं, ये प्लेन वनीला बॉन्ड में पॉइंट ये था कि अगर हमें बाहर से पैसे लेके आने हैं और हमें रुपीस में पैसे लेके आने हैं, तो हम बाहर वाली कंट्री में बॉन्ड इशू करेंगे रुपी डिनोमिनेटेड। नॉट अलाउड है बाहर से रुपीस डिनोमिनेशन में बॉन्ड पैसा कमाना। कहाँ पे बोला? बैंक्स के लिए नॉट अलाउड। हाँ तो बैंक वाला ही बोला ना, अभी तो बैंक वाला चल रहा है। वनीला बॉन्ड जो है, आपने बोला कि हम लोग बाहर से रुपीस मंगवा रहे हैं डिनोमिनेशन, और हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं, वनीला बॉन्ड हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे आप ऐसा करते हो कि बाहर से हम रुपीस डिनोमिनेशन में मंगा ही नहीं सकते। नहीं, बैंक के रिलेटेड था ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। सी, बाहर से तो हम रुपी डिनोमिनेटेड मंगा सकते हैं, तभी तो दो चैनल बने ना हमारे एसीबी के। वही। बाहर से तो हम रुपी में पैसे मंगा ही सकते हैं, तभी तो दो चैनल बने हमारे कि हम फॉरेन करेंसी में पैसे लेके आए या रुपीस में पैसे लेके आए। तो बाहर से रुपीस में पैसे लेके आ सकते हैं, लेकिन बैंक का स्पेसिफिकली बोला कि बाहर वाली बैंक ब्रांच से, जो कि इंडिया का बैंक ब्रांच है, उससे हम रुपीस में पैसे नहीं लेके आ सकते। बाकी सबसे रुपीस में ला सकते हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ हम फॉरेन करेंसी में पैसे लेके आ सकते हैं। रीजन, अपनी बैंक जो बाहर है, हाँ, उनसे नहीं पैसे आ सकते जो कि अपने डिनोमिनेशन में। हाँ करेक्ट, वही तो मैंने समझाया था ना, वो एचडीएफसी वाला एग्जाम्पल लेके पॉइंट रिलेट हो रहा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे थे। अब मैंने ये बोला था कि अगर मेरे को बॉन्ड बाहर इशू करने हैं, और वो कौन से? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, सबसे पहले मैं वो इशू करके रुपीस में पैसे ला सकती हूँ या नहीं, ये बताओ। मेरे को बॉन्ड इशू करने हैं जो कि रुपी डिनोमिनेटेड है, मतलब बाहर वाले लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को रुपीस देंगे, तो उस फॉर्म में मैं ईसीबी ला सकती हूँ या नहीं? ला सकती हूँ, क्योंकि ऊपर क्या था? प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड अलाउड था। अब उस फॉर्म में मैं ईसीबी ला सकती हूँ, और ये बॉन्ड में, ध्यान से सोचना दोनों पॉइंट को मर्ज करते हुए, ये बॉन्ड में बाहर वाली फॉरेन बैंक ब्रांच को इशू कर सकती हूँ या नहीं? नहीं कर सकती, क्योंकि उनसे तो मेरे को रुपीस लेने ही नहीं है, उनसे मेरे को फॉरेन करेंसी लेनी है, तो मैं उनको इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बाहर वो बॉन्ड इशू कर रही हूँ, तो मेरे को हेल्प तो चाहिए होगी ना, अंडरराइटर की, मार्केट मेकर की, अरेंजर की। तो वहां पे ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरी हेल्प कर सकते हैं, एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती। ये पॉइंट समझ आया? तो यहाँ पे वही बोला है, दैट इज फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक सब्जेक्ट टू द प्रूडेंशियल नॉर्म कैन पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? अरेंजर बन सकते हैं, अंडरराइटर बन सकते हैं, मार्केट मेकर बन सकते हैं फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज। यहां तक के दोनों पॉइंट क्लियर है या नहीं? एकदम अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है,
However, underwriting by the foreign branch or subsidiary of Indian bank for issuance by Indian bank will not be allowed. अब इसका मतलब है कि आप अंडरराइटिंग कर रहे हो, मतलब ये HDFC बैंक है इंडिया का और ये HDFC बैंक है फॉरेन का, फॉरेन ये इसकी ब्रांच है। आपको पैसे लेके आने हैं, सबसे पहले हम इनसे डॉलर्स में पैसे ला सकते हैं या नहीं? ला सकते हैं। इनसे हम रुपीस में पैसे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अब लेकिन अगर हम रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं तो हम इनको बोल सकते हैं कि आप हमारी हेल्प कर दो, बीइंग एन अंडरराइटर, अरेंजर, मार्केट मेकर। ये समझ आया? उसके बाद बोला कि अगर ये लोग हमारी बीइंग एन अंडरराइटर हेल्प करेंगे तो ये लोग वो बॉन्ड, वो जो अंडरराइटर की तरह हेल्प करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो सारे के सारे बॉन्ड है इनको ये लोग सेलिंग का काम करेंगे ना, या खुद लेंगे? तो ये सेलिंग का काम करेंगे तो वो सेलिंग इंडिया में नहीं होना चाहिए। वो आप जो बॉन्ड को अंडरराइट कर रहे हो, वो जिसको आप बाहर इशू करोगे वो बाहर वाले लोग ही होने चाहिए, वो इंडिया में इशू नहीं होने चाहिए वापस। इस पॉइंट को एक बार मैं वापस और समझा रही हूँ। सी लास्ट वाला पॉइंट ही बाकी है हमारा। However, underwriting by the foreign branch or subsidiary of Indian bank for issuance by Indian bank will not be allowed. आप अंडरराइटिंग कर रहे हो, आप फॉरेन ब्रांच और सब्सिडरी हो, आपको अंडरराइटिंग अलाउ किया गया है, लेकिन आप अंडरराइटिंग ऐसे नहीं कर सकते कि वो घूम फिर के शेयर और सिक्योरिटी इंडिया में ही इशू हो जाए। आपको अंडरराइटिंग इस टाइप से करनी पड़ेगी कि वो जो फॉरेन वाले जो बॉन्ड आप इशू कर रहे हैं, जो कंपनी इशू कर रही है, वो बाहर ही पर्सन को इशू हो, वो इंडिया में नहीं आने चाहिए घूम फिर के बॉन्ड। समझ आया ये पॉइंट? हाँ, लैंग्वेज के थोड़ी डिफिकल्ट है तो अपनी लैंग्वेज में एक बार लिख लो कि वो तो एक मिनट, मैं इसको ना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप लोगों को लिख के सेंड कर दूंगी, इट वुड बी बेटर, तो उससे आपको थोड़ा क्लैरिटी और हो जाएगा। बट अगर अपनी लैंग्वेज में एक बार लिखना है तो लिख लो। हाँ, ये सारी चीजें बार बार इंटरप्रिटेशन देखना पड़ता है, या तो कोई और ने समझाया होता है तो वो सारी चीजें समझनी पड़ती है, तो इट गोज अलोंग, ऐसा वन डे में नहीं आता। मेरे को भी ये पॉइंट फर्स्ट मैंने पढ़ा था तो नहीं समझ आया था। सी यहां तक के सारे पॉइंट समझ आए? अभी आज हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, बेसिक बेसिक पॉइंट्स ही पढ़े इसीलिए के। हाँ, इसीलिए अभी बोल रही हूँ ना, ये फॉरेन लॉज है, आपको एक दो लेक्चर में आइडिया आ जाएगा कि हम कितना डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और ये कितना मार्क होल्ड करके रखता है, वो ऑब्वियसली सबको पता है, काफी अच्छा खासा चंक होल्ड करके रखता है। तो या तो ये आपको पास करवा सकता है या डुबा सकता है। अगर पास करना है तो बार बार इनको जितनी फ्रीक्वेंट रीडिंग दोगे ना, उससे ज्यादा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है अपने पास। ये तो स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, 5-7 चैप्टर्स है, पूरा फेमा आएगा फॉरेन का इंडेक्स, बहुत चैप्टर्स है, 5 से 7 चैप्टर्स है अपने फॉरेन लॉ के। अलग-अलग ही रहेगा, ऐसा सेम ही रहेगा। ना ये जैसे कि ये हमारा एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पूरा चैप्टर है हमारा, फिर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड नहीं है, बट कुछ टर्म्स हैं जो कि एक बार समझ लिए तो अलग अलग यूज आते हैं बाकी।